जल और जंगल पहला अध्याय वर्ग 7 6 के सभी वीडियो बन चुके हैं। वर्ग 7 में पहला वीडियो जल और जंगल। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें उस टॉपिक को छूना पड़ गया, तो संभवतः इसी चैप्टर में ये हो जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में 2 या 3 में हम इस वर्ग 7 को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली तेजी से। वर्ग पहला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब है? विश्व जल दिवस क 22 जनवरी, ख 22 फरवरी, ग 22 मार्च, घ नन। इस प्रश्न में हम थोड़ा सा ट्विस्ट किए हैं, क्योंकि अलग अलग डेट था और माह भी अलग अलग था, लेकिन हम तिथि को एक रखे हैं। हिंट्स इतना है कि तिथि को एक रखे हैं और माह को बदल दिए हैं। ये खुद से जो बुक में है उसको ट्विस्ट कर दिए हैं। और यही खेल होता है कि हम रट के गए हैं और वहां पे अगर एक ही जैसा हो गया तो परेशानी है। तो आंसर देख लीजिए, 22 जनवरी, ख 22 फरवरी, ग 22 मार्च। विश्व जल दिवस आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च। कुछ याद आ रहा है? 22 मार्च को और भी कुछ है अपने बिहार से। अपना बिहार दिवस 22 मार्च, यह भी ख्याल रखेंगे। बिहार दिवस 22 मार्च। हालांकि सेपरेट वीडियो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी जितने दिवस हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी हैं, और बिहार स्पेशल, ये वीडियो हम लाएंगे। तेजी से साइंस खत्म करते हैं और मैथ में प्रवेश करेंगे। आइए, तो 22 मार्च विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी सब अलग अलग है। 2 नंबर, जल की कितनी अवस्थाएं होती है? जल की कितनी अवस्थाएं होती है? क 1, ख 2, ग 3, ख 4। जल के अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। अब ये हम अगर कहें कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है तो कंफ्यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीधे तौर पे बोलते हैं अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 9th क्लास में फिजिक्स में चौथा, और आगे चलेंगे 5वां। तो ये 2 को समेट के रखिए, 3 ही अभी जानना है। ये सक्षमता के दृष्टिकोण से, हमें नीट का परीक्षा नहीं फेस करना है, मेडिकल वाला। तो चलो, सक्षमता के दृष्टिकोण से डायरेक्ट 3 अवस्थाएं। जल की कितनी अवस्था है? 3। अगर यह भी कह दें कि पदार्थ की कितनी अवस्था है तो 3। पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जो जिसमें वजन हो और जगह छेदता हो। सिंपल सी बात, देसला भाषा में हो भैया। और किताबी भाषा में जिसमें आयतन व द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है। चले, तीसरा नंबर। तो इसका तीसरा, भूमि के अंदर जल का रिसाव को क्या कहते हैं? जमीन के अंदर पानी जो बह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क अंतस्यंदन, पुनः परिपूर्ति, बाह्य संगठन, घ नन। तो आंसर होगा अंतस्यंदन। स्यंदन मतलब रिसाव होके अंदर रिसता है, रिस के अंदर में वो जमा होता है। भूमि के अंदर जल का रिसाव को क्या कहते हैं? ये भूमि के अंदर जल, पृथ्वी के अंदर भौम जल जो हम लोग पीते हैं 1.6 पॉइंट था, वो
अंदर अंदर पानी बहता है धीमे रफ्तार में। इसलिए कहा गया है कि अक्सर ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। तो अगर आप ट्यूबवेल यहाँ पे गलाते हैं, ट्यूबवेल पीने के लिए, तो ठीक इसके 10 फीट के अंदर, 10 फीट तक में उत्तर साइड आप सोखता जो पानी सोखने वाला सोखता है, वो अगर सीधी रेखा में देते हैं तो ये ठीक है। अगर इससे कम होता है तो वह पानी, ट्यूबवेल का पानी का स्वाद चेंज हो जाता है। तो इसके लिए ख्याल रखें कि ये सोखता अगर उत्तर में हो और ये ट्यूबवेल दक्षिण की ओर हो तो ये एक सीधी रेखा में ना हो, थोड़ा सा यहाँ हो जाए या इधर हो जाए या ट्यूबवेल इधर उधर घसक जाए। हाँ, अपना ही नहीं, पड़ोसी का भी देख लेंगे उसका क्या रेखा है। तो पड़ोसी को हम हटा नहीं सकते हैं, पड़ोसी जहाँ गलाया हम ट्यूबवेल को आगे पीछे गलाते हुए देख लेंगे। तो ये है भौमजल का। चौथा, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं? हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में हमें कौन से वृक्ष मिलते हैं? कौन सा वृक्ष? क चीड़ और देवदार, ख सागवान, ग कांटेदार वृक्ष, ख नन। चीड़ और देवदार या सागवान। देखिए, कांटेदार वृक्ष ये मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, बबूल वगैरह सब। सागवान ये छोटे छोटे पहाड़ एरिया में। लेकिन चीड़ और देवदार जो होता है ये बड़े बड़े पहाड़ी एरिया में 250-500 फीट ऊपर तक चले जाते हैं। अब इतना लंबा क्यों होता है कि पहाड़ जितना ऊंचा जाता है ना पहाड़, और उसके बीच में अपने आप को खड़ा रखकर धूप की रोशनी हमें लेना है, सूर्य की रोशनी लेना है, तो यह इतने ऊपर तक चले जाता है। तो चीड़ और देवदार। आगे है पांचवा, गोंद और लाह कहां से पाए जाते हैं? हम लोग गोंद और लाह, ये लाह क्या हुआ, बबूल गाछ में आप देखेंगे कि बबूल गाछ में आप थोड़ा सा कट लगा दें, छोड़ दें, तो वहां से लट्ठा निकल जाता है और चिपक जाता है, लाह गोंद। तो ये बड़ी मात्रा में जब निकलते हैं तो ये कहाँ? जंगल में, मैदानी भाग में, हिमालय में, नन। तो कमर्शियल रूप में इस्तेमाल करते हैं तो जंगल एरिया में। 5 का क। हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 19, सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास वर्ग 1 से लेकर 8 तक। तो यह वीडियो वर्ग 7 विज्ञान से समर्पित है। विज्ञान विषय पाठ 1 से प्रारंभ है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि त्वरित रूप से आप तक वीडियो पहुंच पाए और मेरा हौसला अफजाई हो सके। एनर्जी मिलता है भाई, एक सब्सक्राइब एनर्जी मिलता है, तो प्लीज। चलें 6 नंबर, ह्यूमस मिट्टी की किस परत पर पाया जाता है? ह्यूमस ये अच्छा पहले देख लेते हैं तब चर्चा। क ऊपरी परत, ख मध्य परत, ग निचली परत, अंग, घ नन। ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी के, जैसे कि जंगल या हम लोग मैदानी एरिया में हैं तो हम लोग कुछ पौधा ऐसा लगाते हैं खेती के लिए, मनीरा वगैरह जलावन के लिए, तो उसका पत्ता जब गिरता है नीचे और वो मिट्टी के ऊपरी परत पर जाके सड़ जाता है, और जब वो सड़ जाता है तो वह एक खाद का रूप ले लेता है। मूंग का दलहन हम लोग मूंग का करते हैं, वो फसल दे अथवा ना दे, लेकिन उसको अगर फसल ना दे तो उसको झाली से हम लोग जुतवा देते हैं और वो उसके बाद धान उसमें लगाते हैं। वो ह्यूमस का रूप ले लेता है। ये छोटे तौर पर, बड़े तौर पर आप देखेंगे कि कौन से एरिया में, तो यह तो स्वाभाविक है ऊपरी एरिया में, तो ऊपरी एरिया, मध्य एरिया में तो नहीं, निचले एरिया में नहीं, ये ऊपरी एरिया में होगा। 7 नंबर, वृक्ष जल अवशोषित करता है। ऑप्शन क
तना से, ख पत्ती से, ग जड़ से, घ नन। तो वृक्ष जो जल अवशोषित करता है वो तना से नहीं होता है, पत्ती से भी नहीं, तो आंसर होगा ग जड़ से। इसको जरा समझने का प्रयास करें कि ये तना है, ये पत्ती, ये जड़। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए वातावरण से CO2 लेते हैं पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा मतलब रंध्र के द्वारा, और जड़ से होते हुए H2O यानी जल प्लस खनिज लवण को भी साथ में लेके तनों के द्वारा ये पत्ती तक आता है, और सूर्य के रोशनी में सनलाइट में पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस। और यहां पे फोटोसिंथेसिस क्रिया के बाद भोजन स्वरूप पौधे मंड का निर्माण करते हैं। मंड कहें या ग्लूकोज कहें या कार्बोहाइड्रेट कहें, लेकिन चर्चा में ज्यादातर मंड है तो मंड हम लोग जानेंगे, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कर दे तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। तो सवाल ये कर रहा था कि वृक्ष जो है जल का अवशोषण कहाँ करता है, तो वृक्ष जल का अवशोषण जल के माध्यम से पत्ती तक ले जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके शेष जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा वो वातावरण में देता है। तो स्टोमाटा के द्वारा कितने प्रक्रिया किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया और O2 को बाहर किया, CO2 को अंदर, O2 को बाहर, यानी अंदर बाहर कर रहा है रंध्र के द्वारा। दूसरा काम जल का निष्कासन भाप के रूप में, तो वाष्पोत्सर्जन उसे करते, तो दो क्रिया करता है स्टोमाटा को हिंदी में बोले तो रंध्र। चले क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर बिहार के किस क्षेत्र में चौड़े पत्तियों वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं? उसी में नहीं भैया, ये मधेपुरा, सहरसा, सुपौल ये सब में सब नहीं है। चंपारण देखते हैं, गो वैशाली, गो पटना, तो आंसर हो जाएगा चंपारण में। 9 वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य अब स्थित है कहां पे? क वैशाली, ख बेगूसराय, गो पश्चिम चंपारण, घ कैमूर, तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण। 10वां बड़ेला झील अभ्यारण्य अब स्थित है। बड़ेला झील अभ्यारण्य अब स्थित है कहाँ? क वैशाली, ख पश्चिम चंपारण, ग बेगूसराय, घ कैमूर। कहाँ स्थित है? तो यार बड़ेला झील वैशाली में है। 11 नंबर भीम बांध अभ्यारण्य अब स्थित है कहाँ? क रोहतास, ख पश्चिम चंपारण, ग मुंगेर, घ गया। कहाँ? तो निश्चित रूप से आंसर होगा मुंगेर में, ग नंबर मुंगेर में। अगर 12 नंबर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य अब स्थित है कहाँ? क रोहतास में, ख बेगूसराय में, ग मुंगेर में, घ गया में। आंसर होगा गया में। देखिए यहाँ एक थोड़ा सा देखिए, गौतम बुद्ध शब्द है, याद करेंगे थोड़ा सा, गौतम बुद्ध शब्द इस्तेमाल हुआ है, गौतम बुद्ध का रिलेशन जो है ना इस ऑप्शन के हिसाब से गया में है, तो कौन नंबर है? ये आज पहला चैप्टर में 12। अब चूंकि देखिए अभ्यारण्य
शब्द का ये वन्य जीव अभयारण्य शब्द आया। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में जितने भी अभयारण्य हैं, अभयारण्य का नाम और वहां कौन से जीव रहते हैं और कब उनको मान्यता दिया गया है, तो वो हम लोग अभी एक झलक देख लेते हैं। क्योंकि हमें और भी चैप्टर करना था, लेकिन हमें लगा कि वन्य जीव अभयारण्य भी इसका डिटेल हम ले लेते हैं। और हाँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम दे रहे हैं, यह अगले वीडियो में या एक मोर है वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे भारत में कितने हैं और कुछ चुनिंदा नाम और उनके वहां पे जो जीव हैं अभयारण्य में उनका भी चर्चा कर लेंगे। तो आज फिलहाल इस वीडियो में बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए, अभयारण्य शब्द जो है दो शब्दों में बात करें, अभय जोड़ अरण्य। मतलब अभय जहां भय ना हो, अरण्य मतलब जीव जंतु विचरण करे, बिना भय का जीव जंतु विचरण करे। तो ये जो अभयारण्य बनाया जाता है ये 1 बीघा 2 बीघा नहीं होता है, कई किलोमीटर तक 10-20 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में हो, 100-200 हजार तक होते भी है। तो इसमें देख लेंगे छोटा बड़ा कौन है। तो यही अभयारण्य है कि जहां जीव निर्भय होके अपना मूल वास समझे और वहां वो विचरण करे। तो कौन कौन है इसको जरा देखें। हमने कलेक्ट किया है, देखने में लगता है बहुत, लेकिन एक एक करके देखें तो समझ में आ जाएगी। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में केवल, ख्याल रखेंगे, बिहार में केवल और केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और यह पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। और यहां जो रहते हैं वो बाघ रहते हैं। जंतु कौन है? तो बाघ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ का बसेरा है, पश्चिम चंपारण में है और इसको 1978 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया। ध्यान रखेंगे, 1978 में वन्य जीव का अभयारण्य का दर्जा मिला, लेकिन 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया पूरा होते हैं तो उसको राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया जाता है। तो बिहार सरकार इससे पहले वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया केंद्र के द्वारा, और उसके बाद 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का। तो थोड़ा ईस्वी ये हार्ड हो गया, हम कलेक्ट कर रहे थे तो ईस्वी दिए, इसमें की जरूरत नहीं है। 3 चीज ख्याल रखेंगे, नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। कौन से जीव वहां विचरण करते रहते हैं? बाघ। यानी नाम, जगह का नाम और जीव, 3 चीज ख्याल रखना होगा। तो आइए, ये एक था। अब शेष जो इधर है 12 वन्य जीव अभयारण्य बिहार में 12 है। गूगल कीजिएगा ना तो 21 भी दिखेगा, है बहुत, नंबर में ढेर लगल है, लेकिन 12 अभी तक अपडेट किया गया है। 21 हो जाता है क्या, जिस समय बिहार अविभाजित था उस समय का बात था, लेकिन 12 इसलिए गूगल में कीजिएगा ना, कभी कभी आगे 21 आ जाएगा। एक राष्ट्रीय 21 वन्य जीव अभयारण्य, कभी 12 आ जाएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन का होता है, तो यहाँ ध्यान देंगे। इस राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में रॉयल चितवन नेशनल पार्क है, उत्तर साइड में।
जो नेपाल में है। तो एक खास बात कि रॉयल चितवन नेशनल पार्क नेपाल में है और रॉयल चितवन ये शेर का ही वही बाघ का। चले आगे। अब बिहार में वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन है इस पर चर्चा करें। भीम बांध, भीम बांध कहाँ है? तो ये मुंगेर में है। ऑप्शन मुंगेर आता है, मुंगेर में ही हम लोग देंगे, मुंगेर में। लेकिन मुंगेर और जमुई के सीमा रेखा पर ये है, तो इसको मुंगेर ही हम लोग अक्सर कहते हैं कि मुंगेर में स्थित है। लेकिन ऑप्शन अगर थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे तो जमुई को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन मुंगेर है ये। और ये 681.99 वर्ग किलोमीटर में है, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। भीम बांध मुंगेर में, और यहाँ पे भालू, तेंदुआ, नीलगाय, मगरमच्छ। भीम बांध मुंगेर में, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, मगरमच्छ यहाँ बसेरा है। आगे है सलायमान पक्षी विहार। हाँ, एक बात ख्याल रखेंगे, टोटल बिहार में 5 पक्षी विहार है, 5, जहां पक्षियों का, जहां पक्षी विहार है इसका मतलब ये पक्षी तो कई हैं, लेकिन साइबेरियन पक्षी जो अक्टूबर नवंबर में आते हैं और कुछ दिन रह के और फिर वापस जाते हैं साइबेरिया। हजारों हजार किलोमीटर चल के लड़का वाला वैसे से कॉक 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 करते रहता है, तो वो आते हैं। वो कहाँ कहाँ जरा देखें, सलायमान पक्षी विहार बेतिया में है, जो पश्चिम चंपारण में है। बेतिया पश्चिम चंपारण। आगे आ जाए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर, बगल में विक्रमशिला पुल भी है, पुल का नाम भी विक्रमशिला है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी पर ही है, तो डॉल्फिन भागलपुर में। तो निश्चित रूप में यहाँ कौन सा जीव, तो डॉल्फिन के लिए है। 1990 में इसे घोषित किया गया था। बरेला सलीम अली, बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी, इसको डायरेक्टे कह देते हैं बरेला झील अभ्यारण्य। बरेला झील अभ्यारण्य जो वैशाली में है, 1997 में हुआ था बरेला झील अभ्यारण्य, लेकिन इसका पूरा नाम है बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी। ये सलीम अली कौन है? सलीम अली बर्डमैन कहलाए हैं। बर्डमैन, जैसे ही आप ये ठीक करेंगे गूगल, तुरंत उधर से सलीम अली का नाम आ जाएगा। कई बर्ड पर काम किए हैं, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है कि बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी। बर्डमैन भी इनको बोलते हैं। तो बर्डमैन कौन? सलीम अली। यहाँ पे और सब भी जानवर हैं। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, चीता, हिरन और सब भी रहते हैं। अगला है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, जो गया में है। 1976 में ये घोषित हुआ था। यहाँ पे चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरन रहते हैं। कांवर तल झील पक्षी विहार है बेगूसराय में। ये बेगूसराय कांवर तल झील पक्षी विहार है बेगूसराय में 1989 में। और यह साइबेरियन पक्षी, क्रेन पक्षी आता है। क्रेन आवाज निकालता हूँ, क्रेन क्रेन, इसलिए साइबेरियन। ये मौसम के हिसाब से वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी विहार, जो यहाँ भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार, ख्याल रखेंगे, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में जो है। यहाँ भी साइबेरियन पक्षी आते हैं, जो अक्टूबर माह में आते हैं। आगे है गोगाबिल। गोगाबिल कटिहार में है। ये जो है ना धनुषा आकार झील है। झील जो है धनुषा आकार झील है। ये कटिहार में मनिहारी के पास है, गंगा नदी के आसपास, गंगा नदी के पास गोगाबिल। साइबेरियन पक्षी भी यहाँ आते हैं। रजौली
वन्य जीव अभयारण्य, रजौली वन्य जीव अभयारण्य ये नवादा में है। और भालू और सांभर यहाँ निवास करते हैं। नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य, हालांकि दोनों अलग अलग जगह है, लेकिन है दोनों जमुई में आसपास ही है, इसलिए एक साथ कहा गया नकटी और नागी। एक कंफ्यूजन है, ये नकटी है कि नकती है, यही अलग अलग चीज देखने को मिलता है, तो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। नकटी चले तो वही और नकती चले तो वही। नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। और यहाँ चूंकि यह पक्षी अभयारण्य है तो कोयल, मैना, तोता, कोयल, मैना, तोता इस पक्षी विहार में रहते हैं। और यहां पे पहला पक्षी महोत्सव हुआ था, ध्यान देंगे। पहला पक्षी महोत्सव कहां हुआ था? तो जमुई यानी नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य में। और दूसरा पक्षी महोत्सव कदवा दियारा में, जो भागलपुर में है। कदवा दियारा में, इसको हालांकि राज्य स्तर पर अभी यह हुआ नहीं है, लिस्टिंग में देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ चर्चा में है। और हम एक्चुअली यहाँ पे आके पूरा विजिट किए हुए हैं, देखे हुए हैं कदवा दियारा जो भागलपुर। यहाँ गरुड़ प्रजनन क्षेत्र है, गरुड़ का प्रजनन क्षेत्र, गरुड़ है बहुत सा है, तो गरुड़ प्रजनन क्षेत्र। और यहाँ जो कहना चाह रहे थे कि पहला पक्षी महोत्सव नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य में हुआ था, जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव 2022 में कदवा दियारा में हुआ था। पहला पक्षी महोत्सव नकटी और नागी में, दूसरा कदवा दियारा भागलपुर। यहाँ गरुड़ प्रजनन का क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि नकटी में कोयल, मैना, तोता है। चला सुयाम भोजपुर, सुयाम भोजपुर, सुयाम कहाँ है? भोजपुर में। पनार परियाम डॉल्फिन अभयारण्य, पनार परियाम डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है, और डॉल्फिन ही है वहां पे। हरियाबाद हिरन पार्क अररिया में है, जो हिरन का ही है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। सोन नदी के किनारे है यह अभयारण्य, सोन नदी के किनारे है कैमूर में। देखिए नाम से ही क्लियर है कहाँ है, कैमूर में। और यहाँ भेड़िया, चित्तल, लंगूर ये सब जीव जंतु प्रवास करते हैं। अब चले दो, उदयपुर अभयारण्य कहाँ है? अब उदयपुर अभयारण्य यहाँ पश्चिम चंपारण 1976 में हुआ था। यहाँ चीता, सांबर, भालू, हिरन प्रवास करते हैं। उदयपुर अभयारण्य एक चीज फंसाने वाला गप है। उदयपुर अभयारण्य ऑप्शन में पश्चिम चंपारण दे के और आपको राजस्थान दे देगा, अब उदयपुर दे देगा तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि उदयपुर दिमाग में आते ही फटाक राजस्थान दिमाग में आ जाता है, और उसमें भी उदयपुर दे दे तो वो तुरंत मार देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं। बिहार परिप्रेक्ष्य में उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है, तो इसका मतलब पश्चिम चंपारण में ढेर सारा अभयारण्य है। कलेक्ट कर लेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इसको, जब राष्ट्रीय स्तर वाला बताएंगे तो उसमें बिहार का थोड़ा कलेक्ट करके हम ला देंगे। तो उदयपुर अभयारण्य पश्चिम चंपारण 1976 में, यहाँ चीता, सांबर, भालू, हिरन है। और दूसरा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। यह क्लोज किया हुआ है, क्लोज है, हवाई पट्टी के बगल में है। इसका पटना में जो पटना में रहे हैं वो तो खूब घूमे हैं, और हम भी घूमे हैं, इधर हाल फिलहाल में भी घूम के आए हैं। तो
एशिया का सबसे बड़ा, जरा गौर करेंगे इसमें खास बात क्या है। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा, क्या एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा गैंडा प्रजनन, गैंडा प्रजनन के लिए विख्यात है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, या एशिया का बड़ा और विश्व का दूसरा गैंडा प्रजनन क्षेत्र के लिए, गैंडा प्रजनन के लिए विख्यात है। तो ये था हमारा, चूंकि वन्यजीव अभियान को कलेक्ट करने में हमें अध्याय आगे नहीं बढ़ पाए, तो पहला अध्याय में आज हम रह गए, और अगले वीडियो में तेजी से बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है कि दूसरा अध्याय जो है वो है जंतुओं में पोषण। तो उसमें फोटोसिंथेसिस और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों का चर्चा करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं, एडजस्ट करते हैं, या तो सीनियर सेक्शन वाला क्लास में हम चर्चा कर लेंगे, इधर प्रश्न तेजी से कर लेते हैं, और जो भी हो अगले वीडियो में। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।